जेके न्यूज टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत ठाकुर। डांगरी अटैक में जो लोग वहां पर उस समय मारे गए थे उसमें बहुत सारे लोग जो थे वहां पर जख्मी भी हुए थे और उसके बाद कुछ लोगों को जो था राजौरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो था एडमिट किया गया था और जो सीरियसली इंजर्ड थे उनको जम्मू लाया गया था। उन्हीं में से आज एक और शख्स जो थे जो क्रिटिकली इंजर्ड थे, प्रिंस शर्मा, वो आज जो थे आज सुबह उनका देहांत हो गया और अब ये टोल जो है ये पहुंचकर 7 हो गया है। और इस पर जो है अभी इन्वेस्टिगेशन का जो मसला वहाँ पे चल रहा है कि जो आतंकी वहाँ पर हमला कर गए थे वो कहाँ पर हैं, अभी तक क्यों नहीं मिल पा रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने है जो है पूरा राजौरी एरिया को कॉर्डन किया हुआ है और पुलिस के और एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर आला ऑफिसर जो थे वहाँ पर उन्होंने गश्त की थी, पूरे एरियाज में उन्होंने नाकाबंदी की थी। उसके अलावा अभी अभी आप देख सकते हैं कि अभी तक जो है वहाँ पर जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं डिप्लॉय हैं और हर कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं आतंकी जो छुपे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए। मगर प्रिंस शर्मा की जो आज सुबह डेथ हुई है उसके बाद राजौरी में अब दोबारा से क्या हाल है, वहाँ पर डांगरी में क्या सिचुएशन है, उस पर बात करेंगे। हमारे इस समय सीनियर जर्नलिस्ट हैं वहाँ पर शक्ति शर्मा, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। शक्ति जी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, जी, बिल्कुल आ रही है। शक्ति जी, मुझे बताइए इस समय क्या सिचुएशन है वहाँ डांगरी की। और आप देख रहे हैं कि पहले जिस तरीके से 6 मृत जो मौत हुई थी उसके बाद एक आज फिर सुबह डेथ हुई है, अनफॉर्चुनेट है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, ना सिर्फ डांगरी बल्कि पूरा राजौरी ज़िला इस वक़्त गम में डूबा हुआ है क्योंकि जो ज़ख्म 1 जनवरी को इस नए साल के पहले दिन यहाँ लोगों को मिले थे, उन ज़ख्मों में बढ़ोतरी होते हुए आज एक और शहादत जो है हुई है। प्रिंस जो कि ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ते-लड़ते आज शहीद हो गया है और पूरी तरह से पूरा इलाका गमज़दा है और पूरे इलाके में सभी दुकानें जो हैं वो बंद हैं। लोगों के चेहरे पे मायूसी है और साथ ही साथ लोगों के अंदर एक गुस्सा भी है क्योंकि प्रिंस जो है वो शुरुआती जब यहाँ उसको टेररिस्ट ने उन पर अटैक किया था, उसके भाई दीपक को मारा था और उसके बाद प्रिंस जो है बुरी तरह से घायल हुआ था और प्रिंस को फौरी तौर पर जीएमसी ले जाया गया था। लेकिन जीएमसी में 4 दिन रहने के बाद इसको वहां से शिफ्ट किया गया और जम्मू में इसकी जो है वो आज डेथ हुई है। तो लोगों का गुस्सा ये है कि अगर प्रिंस क्रिटिकल था उसे पहले ही दिन क्यों नहीं लिफ्ट किया गया, क्यों नहीं यहाँ पर से भेजा गया और अगर शायद उसे बेहतर इलाज मिलता, हम्म। आर्मी के हॉस्पिटल में इलाज मिलता तो हम्म। शायद आज प्रिंस जो है वो इस जिंदगी की जंग ना हारता। और मैं ये बताऊं कि इस वक्त जो प्रिंस है वो अपना प्रिंस का बड़ा भाई जो है दीपक, उसकी शहादत हुई और दूसरे नंबर पर प्रिंस था, वो दोनों जो है वो मारे गए। और उसके बाद एक माँ जो है वो घर में बची है क्योंकि ये दोनों भाई थे जो हम्म। दोनों टेररिस्ट अटैक में मारे गए। हम्म। पिताजी जो इनके थे उनकी काफी साल पहले जो है मृत्यु हो गई थी और बहन इनकी कोई नहीं है और पूरा परिवार एक किस्म से खत्म हो चुका है। वो हम्म। माँ जो इस वक्त तड़फ रही है क्योंकि इस पूरे घर में जो है वो कोई और बचा नहीं है और हम्म। दोनों भाई थे, यानी पूरा घर में समझो कि खाली हो चुका है आज। तो शक्ति जी, आप इस समय उसी घर में वहीं पर आप मौजूद हैं इस समय, तो क्या सीन आप देख रहे हैं? कैसे वहां पर लोग, आसपास के लोग इस समय इकट्ठे हो रहे होंगे? क्या इस समय वहां पर सिचुएशन है? जाहिर तौर पर बहुत से लोग जो हैं वो आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, रिश्तेदारों के साथ साथ गांव के लोग, शहर के लोग, और जिस कुछ किसी को भी ये खबर मिली है वो उसी वक्त यहाँ पर पहुंच रहा है। काफी हम्म। इंतजाम यहाँ पुलिस की तरफ से तो हालांकि सर्च जो है वो चलाई जा रही है, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन लोग जो हैं वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। काफी लोग जो यहाँ पर पहुंच भी गए हैं और लोगों अभी तक जो है शव हम्म। जो है वो नहीं पहुंचा है और हम्म। शव 3 बजे के करीब यहाँ पर पहुंचेगा। हम्म। और हो सकता है कि शव के बाद लोगों का कम गुस्सा और बढ़ के यहाँ पर हम्म। अब यहाँ प्रदर्शन भी लोग वो है वो कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त प्रशासन के अधिकारी भी, पुलिस के अधिकारी, सेना के अधिकारी, तमाम हम्म। अधिकारी यहाँ पर हैं और दूसरी तरफ सुरक्षा बल उस सर्च में भी जुटे हुए हैं कि उन आतंकियों को ढूंढा जाए और उनको मारा जाए जिन्होंने इस घिनौनी हरकत को यहाँ पर अंजाम दिया। हम्म। तो आपको क्या लगता है कि शक्ति जी की कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी जो थे वो भी जीएमसी का दौरा किया था जम्मू का उन्होंने, और यहाँ पर जो लोग इंजर्ड थे उनका हाल चाल भी जाना था। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि क्या हमारी मेडिकल में कहीं ना कहीं शुरुआत में जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, आपको लगा कि उसमें कहीं चूक हुई है? बिल्कुल, क्योंकि कल मनोज सिन्हा साहब गए थे और इससे मैं ये कहूँ कि शुरुआती दौर में जो चूक हुई है ये उसी का नतीजा है। अगर शुरुआती दौर में फौरी तौर पर सही इलाज किया जाता तो आज प्रिंस जो है वो
जिंदगी की जंग नहीं हारता, क्योंकि लोगों का ये भी कहना है, हालांकि जब ये घटना हुई तो दूसरे दिन रियासत के जो एलजी हैं वो यहाँ पर पहुंच गए थे यूटी के। उन्होंने यहाँ आश्वासन दिया था कि इलाज में किसी तरह की कमी जो है वो नहीं होगी, प्रॉपर इलाज होगा, तमाम जो जख्मी हैं उन सब का पूरी तरह से इलाज किया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी जो है इलाज में हालांकि जब हमारी जीएमसी के डॉक्टर से बात होती है तो उन्होंने कहा कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश जो है हमारी हुई है, हमने कोशिश की है, लेकिन ये नहीं बच पाया। लेकिन लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है, जो नेग्लिजेंसी सामने आई है, कि अगर प्रॉपर अरेंजमेंट यहाँ पर नहीं था जीएमसी में, यहाँ ये इनके पास वो पूरा इलाज का बंदोबस्त नहीं था, तो फौरी तौर पर ये पहले दिन ही क्यों नहीं इन्होंने यहाँ से शिफ्ट किया, क्योंकि काफी गोलियां उनको लगी थी और बुरी हालत थी उनकी प्रिंस की यहाँ पर। और अगर फौरी तौर पर उसे एयरलिफ्ट किया था, किसी अच्छे अस्पताल में उसका इलाज कराया था, तो जाहिर तौर पर आज ये दिन जो है वो घर वालों को और गाँव वालों को और पूरे राजौरी वालों को नहीं देखना पड़ता। शक्ति जी, आप पिछले 20-25 साल से लगातार आप मीडिया में कवरेज दे रहे हैं और आप हर एरिया को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या आपको लगता है कि क्या वजूहत रही होगी कि जो ढांगरी एक ऐसा इलाका ही चुना गया आतंकियों की तरफ से कि इसी को निशाना बनाना है? इसके अलावा भी बहुत सारे एरियाज़ हैं, जैसे कि थाना मंडी था, मंजाकोट था, अब तो वहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन नहीं है, मगर आपको क्या लगता है कि ढांगरी को क्यों चुना गया? क्या वजूहत थी वहाँ पर? देखिए रंजीत जी, मैं बात करूं तो एक तो आप इस चीज से वाकिफ हैं कि राजौरी पुंछ जो सीमावर्ती जिला है, और इन्फिल्ट्रेशन के रूट भी यही हैं। हालांकि जो इससे पहले मिलिटेंसी हुई है वो भी मिलिटेंसी जब पीक पर थी तब भी इस डांगरी जैसे इलाके में नहीं हुआ। हालांकि डांगरी के एक नजदीकी गाँव है बालजराला, वहां पर 99 में जो है वो एक वहां पर नरसंहार हुआ था, वहां भी इस तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया गया था। और उसके बाद इस गाँव में, क्योंकि इसमें अभी तक पुलिस जो है वो इस तह तक नहीं पहुंच सकी है कि यहाँ पर क्या किस वजह से जो है वो इन्होंने किया। हालांकि जिस तरह से जो बात सामने आई है, जैसे हम जब ये घटना हुई तो फौरी तौर पर घटना के तकरीबन 25 मिनट बाद मैं यहाँ पर पहुंच गया था, तो वहां पर जो लोगों के व्यू थे कि शनाख्ती कार्ड पूछकर, आधार कार्ड पूछकर, आइडेंटिफिकेशन पूछकर लोगों को टारगेट किया गया, और उससे जाहिर था कि टारगेट तौर पर यहाँ पर हिंदुओं को जो है वो निशाना बनाया गया। कहीं ना कहीं ये एक तो मिलिटेंसी का ये दौरा से इस एरिया में रिवाइव करने की जो है की शुरुआत जो है वो टेररिस्ट की तरफ से की गई है। और दूसरा ये है कि पिछले 3-4 महीनों से ये जो टेररिस्ट हैं, 2 टेररिस्ट, जिन दोनों का होलिया जो है, यहाँ के लोगों ने बताया, यही होलिया जो है 3 महीनों से वहाँ यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे थे, क्योंकि 3-4 और जगहों में ये गए थे, जिन गाँव में ये गए वहां पर भी लोगों ने यही होलिया जो बताया कि 2 टेररिस्ट हैं, एक की हाइट है, दूसरा हाइट से थोड़ा कम है। और ये जो जहाँ पर घटना हुई है वहां भी यही लोगों ने बताया कि ये वही टेररिस्ट हैं। और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस का और खासकर सीआईडी का, इंटेलिजेंस का भी फेलियर यहाँ पर लोगों की तरफ से ये भी आ रहा है, और वो भी उनका फेलियर माना जा रहा है कि क्योंकि अगर 3 महीने से ये दोनों टेररिस्ट अलग अलग इलाका में घूम रहे हैं तो इनको लाइटली क्यों लिया गया, और क्यों नहीं इंटेलिजेंस की तरफ से पूरी तरह से प्रॉपर चेक करके इनको इसके ऊपर सीरियसली लेकर इस मैटर को और सर्च की, ताकि ये वहां पर ही इनको ढेर किया जाए। तो शक्ति जी क्या शक्ति जी क्या लगता है आपको कि नौशहरा में भी आज जिस तरीके से सुबह भी संदिग्ध देखे गए थे और परसों भी जो बाइक वाला इंसिडेंट हुआ था, क्या आपको कहीं ना कहीं कुछ तार जुड़ते हुए नजर आते हैं, कि या आपको लगता है कि वो इंडिविजुअल लेवल पर अपने अलग इंसिडेंट्स थे? देखिए, हम अगर बात करें तो लोकल इन्वायरमेंट का भी यहाँ कहीं ना कहीं संकेत दिए जा रहे हैं, क्योंकि जो आईडी ब्लास्ट होती है, जैसे जो घर है दीपक का घर, उससे करीब 50 मीटर की दूर पर सड़क है, और जो दीपक है वो गाड़ी से उतरता है और वहीं पर उसको मारा जाता है। और जो दूसरा भाई प्रिंस जिसकी आज शहादत हुई है, वो फौरी तौर पर आवाज सुन के नीचे आता है अपने बाइक मदद के लिए, उसको भी मारा जाता है। उसके बाद वो लोग जो हैं वो घर के अंदर दाखिल नहीं होते हैं, लेकिन जो आईडी है वो घर के बिल्कुल दीवार के साथ जुड़ा हुआ है, जो सुबह जब धमाका होता है तो वहीं से बरामद होता है। बरामद क्या होता है, मतलब वहां पर धमाका होता है। तो ये भी है कि कहीं ना कहीं प्लान तरीके से उस आईडी को वहां पर फिट किया गया कि एक बड़ी घटना को अंजाम दिया जाए, इस मंशा से कि गोया दूसरे दिन वहां पर लोग आएंगे, डेड बॉडी घर में होगी, बहुत से लोग होंगे, कहीं वो भी निशाना बनेंगे। तो ये भी एक मंशा थी। जी, मैं आपको कह रहा था कि नौशहरा में भी कहीं ना कहीं संदिग्ध देखने की बात सामने आई है, और 2-3 दिन पहले की जो घटना है जहां पर वो रात के समय में वो बाइक छोड़कर भागे थे कुछ लोग, वहां पर क्या आपको लगता है कि ये कुछ संदिग्ध इस इंसिडेंट के साथ कोई तार आपको जुड़ते हुए नजर आते हैं? उसके रंजीत जी तार नहीं जुड़ रहे, क्योंकि वो जो लोग थे वो पुलिस ने जहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज आई है उसमें वो जो है वो पहले ही वांटेड थे, उनके खिलाफ एफआईआर थी और लोकल थे वहाँ के, और कहीं चोरी की वारदातों में वो लोग इन्वॉल्व थे। दूसरा ये है कि वो बाइक पे अगर भागते, और जिस तरह से वहां पर वो उस दिन के इंसिडेंट में दिखाया गया था कि ये
टेररिस्ट हैं, भाग रहे हैं, तो वो उनके पास अगर हथियार, कहीं ये भी बोला जा रहा था कि हथियार है, अगर वो हथियार होता तो वो हम और भागते नहीं, वो उस वक्त कोई और कांड जो है वहां पर करते, जिस तरह से वो भागे। और नहीं वो पुलिस तो ने अभी तक जो, नहीं, वो पुलिस ने भी बाद में उसका बताया था कि उसमें उनके पास कोई ऐसा चीज़ नहीं थी। जी तो जी, इसके अलावा अब आपको क्या लग रहा है कि इस समय राजौरी के हालात आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि आज सुबह ही जिस तरीके से बालाकोट में भी 2 आतंकियों को मारा गया है, हमारी सेना इस समय किस तरीके से वहां पर है और पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरीके से तैयारी कर रही है, और इसके अलावा वीडीसीज जो दोबारा से उनको सशक्त करने की बात की जा रही है, कल भी मेरी बात हो रही थी ढांगरी के सरपंच से, तो उस पर क्या काम हो रहा है? देखिए सुरक्षा, लोगों के अंदर तो खौफ है, डर है, लेकिन सुरक्षा बल भी किसी तरह की कमी नहीं छोड़ रहे। पूरी तरह से पूरे इलाके को छावनी में बदला गया है, ना सिर्फ डांगरी बल्कि आसपास के गांव हो या हाईवे हो या कहीं लिंक्स रोड हो, और भी जो दूर दराज इलाके हैं, तमाम इलाकों में सीआरपीएफ की 15 टुकड़ियां जो है केंद्र सरकार की तरफ से भेजी गई हैं, वो भी लगाई गई हैं। आर्मी भी सर्च कर रही है, पुलिस की तरफ से भी है, पूरी तरह से अलर्टनेस है। और किसी भी तरह की चूक जो है वो पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी तरह की चूक जो है वो नहीं इस वक्त कर रहे, पूरी तरह से छावनी में बदला गया। लेकिन लोगों के अंदर डर जो है वो है, क्योंकि जब तक वो 2 टेररिस्ट मारे नहीं जाते, जब तक वहां पर कोई रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिलता, तब तक लोगों के अंदर खौफ है कहीं ना कहीं वो फिर से कोई बड़ी घटना को अंजाम ना दें। और जहां पर आपने बात की वीडीसी की, तो जिला प्रशासन की तरफ से तमाम गांवों में जो है वो कैंप लगाए जा रहे हैं, वीडीसी गने जो है उनकी साफ सफाई की जा रही है, रोंग जो है वो दिए जा रहे हैं। वो जिन गन्स को वापस लिया गया था, बड़ी बात इसमें ये भी आई थी रंजीत जी कि 2 महीने पहले इसी गांव में जो है वो गन्स जो है वो लोगों से वापस ली गई, और अगर वो गन्स वहां से वापस ना ली जाती तो शायद वीडीसी मेंबर जो है वो और फायर निकालते और ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती थी। क्योंकि यहाँ के बालाराम हैं जिन्होंने उसी वक्त जब ये घटना हुई तो उन्होंने छत पे जाके फायर निकाले वीडीसी गन के, और जिस वजह से टेररिस्ट जो है वो वहां से भागे। और वो भी नहीं तो और ज्यादा खून यहाँ पर डांगरी के इस गांव में बहता था अगर वो वीडीसी मेंबर बालाराम हौसला ना दिखाते। तो कहीं ना कहीं वीडीसी को मजबूत करने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से चल रही है, लेकिन लोगों के अंदर ये है कि अब वीडीसी को मजबूत किया जाए और ऑटोमेटिक हथियार जो दिए जाए, क्योंकि जो गन्स दी गई हैं वो काफी पुरानी है, 20-25 साल पुरानी है, और कहीं गन्स जो है वो खराब भी हो चुकी हैं। और लोगों का ये भी है कि पूरी तरह से वीडीसी को मजबूत किया जाए। तो शक्ति जी, और मैं एक चीज और देख रहा था कि एक कहा जा रहा था कि एसएलआर राइफल्स जो हैं वो भी अब शायद इनको वीडीसीज को दी जाएंगी, कुछ इस तरीके के कोई इनपुट्स हैं आपके पास? जी हाँ, इन्फॉर्मेशन? बिल्कुल इनपुट्स हैं। वो एक्सर्स मैन जो हैं उनकी लिस्टें अलग से मंगवाई गई हैं जिला प्रशासन की तरफ से कि जो पूर्व सैनिक हैं उनको एसएलआर जो है वो दी जाएगी, ताकि जो है वो इस एसएलआर के माध्यम से जो है वो मुकाबला कर सकें। तो कहीं ना कहीं वो भी बात है कि एसएलआर देने की भी जो है वो यहाँ पर बात की जा रही है, और जिला प्रशासन वो लिस्टें जो है वो भी तैयार कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे शक्ति शर्मा राजौरी से, ये मौके वारदात पर अभी भी मौजूद हैं, वहाँ पर ढांगरी के गांव में मौजूद हैं, और ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, पिछले 20-25 साल से लगातार ये वहाँ पर काम कर रहे हैं और हर एक एरिया के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, और पूरी डिटेल बता रहे थे कि इस समय की क्या सिचुएशन है वहाँ पर। और सिक्योरिटी फोर्सेस इस समय जो है अभी भी मौका संभाले हुए हैं, कोशिश की जा रही है, लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है कि जो छुपे हुए आतंकी हैं, जिनकी बारे में बताया जा रहा है कि उनकी तादाद 2 के करीब है, उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में भी लगातार इस समय जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं काफ़ी हाई अलर्ट पर हैं। और आज सुबह की ही अब बात बताएं तो किश्तवाड़ ज़िला में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई एरियाज़ में जो हैं OGWs के ख़िलाफ़ जो है वो धावा बोला हुआ है, और अलग अलग एरियाज़ में सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। और इकोसिस्टम को जो है, टेरर इकोसिस्टम को जो है ख़त्म करने की बात जो कई बार सिक्योरिटी फोर्सेस के सीनियर ऑफिसर कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेरर इकोसिस्टम है, उसको कहीं ना कहीं ध्वस्त करना है, और उसकी कार्रवाई लगातार जारी है। मगर बौखलाए हुए आतंकी कहीं ना कहीं कभी ना कभी घात लगाकर हमला ज़रूर करते हैं, जिस तरीके से ढांगरी में उन्होंने किया, और हमारे मासूम 7 लोग जो थे उसमें शहीद हुए। और आज हम आपको बता रहे थे कि पहले तो 6 हुए थे, उसके बाद आज एक और व्यक्ति जो थे प्रिंस, उनकी आज मौत हुई है, और अब आंकड़ा ये पहुंचकर 7 हो चुका है। और हम उम्मीद करते हैं कि बाकी लोग जो इंजर्ड हैं वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों और अपने घरों तक वो पहुंचें। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप देखते रहें JK न्यूज़ टुडे।